तो एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अपना बिज़नेस यू कैन से लगभग 40-50% से ग्रोथ करा रही है एंड साथ में मैनेजमेंट का यू कैन से बिज़नेस को ग्रो कराने का अच्छा खासा आउटलुक भी है। कंपनी का नाम है यू कैन से सेनोरस फार्मास्यूटिकल कंपनी इसका नाम है। तो इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोग 4 से 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कंपनी बिज़नेस क्या करती है एंड मैनेजमेंट का किस तरह से बिज़नेस को आउटलुक है और यू कैन से इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन इस कंपनी का यू कैन से आपके एफवाई 26 की गाइडेंस के अगेंस्ट में किस तरह से डिलीवरी हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है सेनोरिस फार्मा की मैनेजमेंट तरफ से, उसके अंदर आगे के बिजनेस को बिजनेस का आउटलुक किस तरह से दिया गया है, किस तरह से बिजनेस ग्रोथ करने का यू कैन से गाइडेंस दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। एक पूरे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, उसके बारे में भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे सेनोरिस फार्मा को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, कंपनी काम क्या करती है और किस तरह से कंपनी का बिज़नेस ऑपरेट होता है। बिकॉज़ हम लोग जब भी किसी नई कंपनी को फर्स्ट टाइम कवर करते हैं, तो उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सेनोरिस फार्मा यू कैन से एक आप यू कैन से जेनेरिक जो ड्रग्स होती है उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। साथ में इनका एक सीडीएमओ बिज़नेस जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाला। और सेनोरिस फार्मा का यू कैन से एक यूएसए के अंदर फैसिलिटी है, जहाँ से ये लोग यू कैन से जो बाकी के डेवलप्ड मार्केट्स हैं, यू कैन से रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, वहाँ ऑपरेट करती है। एंड साथ में जो इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं, जिनको इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं, उसके अंदर भी ऑपरेट करती है। कंपनी के 2 बिज़नेस वर्टिकल है। फर्स्टली लाइक खुद यू कैन से जो ब्रांडेड जेनेरिक होती है, खुद बनाती है और खुद के नाम से मार्केट करती है और मार्केट के अंदर बेचती है। सेकंड, जो दूसरी कंपनीज को भी यू कैन से अपनी फैसिलिटी के अंदर दवाइयाँ बना के देती है, ताकि वो लोग अपने ब्रांड पे मार्केट कर सकें प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह के 2 बिज़नेस वर्टिकल हैं। अब बात करते हैं, हमने जैसे ये डिस्कस किया कि सेनोरिस फार्मा का बिज़नेस मॉडल क्या है, वो तो डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज़ है, सेनोरिस फार्मा यू कैन से इसका जो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो यूएसए के अंदर है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी इंडिया के अंदर है। तो इसका जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है। मतलब यू कैन से यूएसए, कनाडा, यूके से आता है, जो आउट ऑफ इंडिया वाले मार्केट है, जहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेगुलेशन होता है। जैसे आपको तो पता ही है, यूएसए के अंदर जो फैसिलिटी है, उसका यूएसएफडीए का यू कैन से रेगुलेशन आता है। तो यू कैन से रेगुलेटेड मार्केट से लगभग यू कैन से 60 से 65% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट यहाँ पे होता है। तो मेजरली यू कैन से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए, कनाडा और यूके से आता है। नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से आता है। और यदि बात करें इमर्जिंग मार्केट वाले साइड से, तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो भी यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां से इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है लगभग 30 से 35% के आसपास में। अब यदि इसको और थोड़ा फर्दर डीप डाइव करने की कोशिश करें, तो यदि इंडिया के अंदर कंपनी लिस्टेड है, तो यदि उसको इस तरह से देखेंगे, इसका डोमेस्टिक बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कितना है और एक्सपोर्ट बिजनेस से कितना आता है, तो डोमेस्टिकली कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10 से 12% के आसपास में है। बाकी का लगभग 85-90% बिजनेस पूरा एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। ये आप कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि सेनोरिस फार्मा काम क्या करता है और इनका किस-किस कौन-कौन से वर्टिकल में काम करता है और कौन-कौन से कौन से एरिया के अंदर, जियोग्राफी के अंदर इसका बिजनेस चलता है। अब कंपनी ने जब अपने आईपीओ लाया था, लिस्टिंग करी थी, उस टाइम पे 500 करोड़ रुपए का फ्रेश अलॉटमेंट किया था, मतलब फ्रेश शेयर्स इश्यू करे थे और 500 करोड़ रुपए का अपना फंड रेज किया था आईपीओ के द्वारा। वो फंड रेज लोग यूज करने वाले थे अपनी नई-नई जो अपनी कैपेसिटी उसको एनहांसमेंट करने में, नया कैपेक्स करने के लिए और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए। तो मतलब नॉर्मली हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना कि जो कंपनी अपना आईपीओ लाती है और 100% फ्रेश अलॉटमेंट लेती है या फिर यू कैन से मोर देन 90% फ्रेश शेयर्स इश्यू करती है, मतलब पैसा डायरेक्टली उस कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ कराने में ऐड होता है। तो उसका पार्ट है वाली कंपनी। तो ये हमने एक मोटा-मोटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं कि एफवाई 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को लेके ग्रो करने का किस तरह का गाइडेंस था, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ से एफवाई 26 के अंदर अपने रेवेन्यू को अराउंड 50% से ग्रोथ करने की गाइडेंस थी। एंड साथ में ही इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस था, लगभग 100% के आसपास में ग्रोथ करने की गाइडेंस था। ऐसा क्यों था, उसके पीछे के बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो नॉर्मली मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट का बिजनेस है, जो यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज का बिजनेस है, उसका गाइडेंस था लगभग 20% के आसपास में ग्रोथ करने का। जो इनका रेगुलेटेड मार्केट से बिजनेस आता है, जो यू कैन से यूएसए के अंदर जो बिजनेस है इनका और नॉर्थ अमेरिका में जो बिजनेस है, कनाडा में जो बिजनेस है, उसका गाइडेंस था बहुत ज्यादा, लगभग 60% और 70% के आसपास में ग्रोथ करने का। ऐसा क्यों? बिकॉज जो यूएसएफडीए इनकी फैसिलिटी है, उसके द्वारा यू कैन से लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर काफी सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे थे कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी मेडिसिन यहाँ पे प्रिक्योर हो जाए। और जो भी यू कैन से यूएसए के अंदर जो कुछ गवर्नमेंट बॉडीज है, यू कैन से डिफेंस की जो डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे उन उन चीजों को यू कैन से बी टू बी काइंड ऑफ टारगेट कर रहे थे अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। और बी टू बी के अंदर आपको भी पता है कि लाइक जब डील मिलती है तो बड़ी डील मिलती है और यू कैन से फिर वहां पे डेफिनेटली रिसीवेबल्स भी क्रिएट होते हैं, लाइक 2-3 महीने का रिसीवेबल भी बनता है, डेफिनेटली वो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो। तो वाला फैक्टर था। तो उस चीज़ को कंसिडर करके मैनेजमेंट ने यहाँ पे अच्छा खासा गाइडेंस दिया था एफवाई 26 में बिज़नेस ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि फार्मा का बिज़नेस अच्छी बात है, बट इसको हम लोग काइंड ऑफ एक कंज्यूमर बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे, राइट?
मैं क्यों आपको क्यों बताया बिकॉज़ स्पेसिफिकली सेनोरिस फार्मा वाले केस के अंदर इनका जो यूएसए वाला जो बिज़नेस है ये रेगुलेटेड मार्केट वाला जो बिज़नेस है उसके अंदर यू कैन से मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन बी2बी यू कैन से बड़ी डील्स के रूप में आता है। लाइक इंडिया के अंदर आपको पता है जो फार्मा का बिज़नेस जो इंडिया के अंदर होता है, तो वहाँ पे मल्टीपल एमआरस हायर किए जाते हैं। वो एमआर अलग-अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को कन्विंस करते हैं खुद की दवाई लिखने के लिए और वहाँ से बिज़नेस आता है। फिर वो कस्टमर तक पहुँचता है। तो उसको हम लोग एक कंज्यूमर बिज़नेस बोल सकते हैं बिकॉज़ वो कंपनी डायरेक्टली डॉक्टर स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को डायरेक्ट टारगेट करके अपना धंधा बना रही है। ना कि यू कैन से बड़ी-बड़ी बी2बी डील करेगी। हाँ, कुछ कंपनी इंडिया के अंदर भी है जो डायरेक्टली कैन से जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर डिफेंस हॉस्पिटल्स हैं, उन पे डायरेक्टली अपना जेनेरिक प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर करती है। वो बी2बी डील भी है बट उनको हम लोग यू कैन से वो बी2बी बिज़नेसेस है। कभी जब कॉन्ट्रैक्ट है तब तो है, कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो वो बिज़नेस चला गया। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे सनराइज़ फार्मा को बिज़नेस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्यों रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं एक बार जो मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कि मैनेजमेंट यहाँ पे अपने बिज़नेस को किस तरह से ग्रोथ एक्चुअल में डिलीवरी करी है बिकॉज़ गाइडेंस इनका अच्छा खासा था एफवाई 26 के अंदर ग्रोथ को लेके। तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको एक बार मैं यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि एक बार बेटर क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से इनका ग्रोथ हुआ है एफवाई 26 के अंदर। तो बात कर लें क्वार्टर 4 के बारे में, तो क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो ओवरऑल इनकम है यू कैन से अदर इनकम को जोड़ के इनका रेवेन्यू ग्रो किया लगभग 58% के आसपास में। और यदि बात करें एबिटा के पर्सपेक्टिव से तो इनका एबिटा ग्रो किया 144% के आसपास में। तो इनका एबिटा मार्जिन है अदर इनकम को ऐड करने के बाद में एबिटा मार्जिन अच्छा खासा एक्सपांड हुआ है। लगभग यू कैन से 32-33% के आसपास में चला गया। वाई ऑन वाई अच्छा खासा लगभग 1151 बेसिस पॉइंट्स इनका एबिटा यहाँ पे एबिटा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका जो प्रॉफिट आया है वो भी वाई ऑन वाई लगभग यू कैन से 104% से ग्रोथ किया है और पैट मार्जिन में इनका यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। तो हमने बात करी क्वार्टर 4 के बिज़नेस के बारे में, बात करें होल एफवाई 26 के बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है 62% का। गाइडेंस कितना था इनका? लगभग 50% से बिज़नेस को ग्रोथ करने की गाइडेंस थी। डिलीवरी कितने परसेंट से करी है? 62% से मतलब जो इनकी ग्रोथ गाइडेंस थी बिज़नेस की, वो यहाँ पे डेफिनिटली मैनेजमेंट ने अचीव करी है। बात करते हैं एबिटा के पर्सपेक्टिव से तो इनका एबिटा यहाँ पे लगभग 96% से ग्रोथ किया है। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई लाइक लास्ट ईयर एफवाई 25 में 58 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और अभी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 122 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब जो इनका प्रॉफिट है वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 108% से ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। मतलब इनका जो गाइडेंस था एफवाई 26 को लेके रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से दोनों को यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ से जो कुछ बाकी के और इंपोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनको भी एक बार यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था लाइक इनका रेगुलेटेड मार्केट में किस तरह से बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो रेगुलेटेड मार्केट है, वो यहाँ पे वाई ऑन वाई 83% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूके वाला बिज़नेस, जहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यूएसए के अंदर, जहाँ पे यूएसएफडीए के स्ट्रिक्ट यू कैन से काइंड ऑफ कंप्लायंसेस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए जो बिज़नेस करती है, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बिकॉज़ रेगुलेटेड मार्केट के अंदर कंप्लीट ये जेनेरिक प्रोडक्ट बनाती है। मतलब किसी ब्रांडेड कोई आइटम है, उसका यू कैन से इन लोगों ने एक अपना जेनेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला रेडी किया और उसको फिर यूएसएफडीए से अप्रूवल करा लिया और उसका प्रोडक्ट बना के फिर यू कैन से उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। वो वाले बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक खुद का आर-एन-डी करके खुद का यू कैन से कोई रिसर्च वाला प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इनका कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। मतलब एक ब्रांडेड जेनेरिक में ही काम करते हैं नॉर्मली। हाँ, यूएसएफडीए से पहले अप्रूव कराते हैं उस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन को, फिर उसको यू कैन से मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केटाइज़ करते हैं। बात करते हैं इनके इमर्जिंग मार्केट के बिज़नेस के लिए, तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर केवल यू कैन से लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ किया है। हाँ, इनका गाइडेंस 20% के आसपास में था, लगभग 25% से ग्रोथ किया वो अच्छी बात है। और बात करें होल ईयर के लिए तो इनका रेगुलेटेड मार्केट के अंदर धंधा लगभग 75% से ग्रोथ किया है और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इनका धंधा लगभग 20% से ग्रोथ किया है। जो इनके एफआई 26 की जो गाइडेंस थी यू कैन से इमर्जिंग मार्केट में लगभग 20% से धंधा ग्रोथ करने की, उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से इनका जो यू कैन से गाइडेंस था एफआई 26 का, वो यहाँ पे साफ-साफ अचीव होता नजर आ रहा है। दोनों मार्केट के पर्सपेक्टिव से, रेगुलेटेड मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ में इमर्जिंग मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी। अब देखते हैं बाकी का और क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ-कुछ मेंशन किया है लाइक यस जो इनका ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उनका जो जेनेरिक फॉर्मूला बना के यूएसएफडीए से जो अप्रूवल लेते हैं, उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे कुछ-कुछ की कोशिश करी है कि जो हमारा जितनी एप्लीकेशन को जो अप्रूवल मिल चुका है समथिंग लास्ट ईयर वो 26 थे, अभी 51 हो गए हैं। कितने हमने कमर्शियलाइज़ करते हैं, लास्ट ईयर तक हम लोग 11 हमारा यू कैन से वो मेडिसिन कमर्शियलाइज़ हो चुकी थी, अभी 21 हो गई हैं। मतलब आगे जाके अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी जो बाकी की जो अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन है, उनका भी कमर्शियल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, येट टू लॉन्च वो लगभग 30 के आसपास में दिखाई दे रही हैं। एंड जो अंडर पाइपलाइन चल रही है, नए अप्रूवल के लिए वो यहाँ पे लगभग 27 दिखाई दे रही है। मतलब नई-नई यू कैन से जेनेरिक फॉर्मुलेशन करके लोग यूएसएफडीए से अप्रूवल लेने को यहाँ पे चल रहा है और जैसे अप्रूवल आएगा तो फिर से इसका मैन्युफैक्चरिंग करना, कमर्शियलाइज़ेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, इन लोगों का जो एक बिज़नेस है यूएसए फैसिलिटी वाला, वो यहाँ पे ठीक है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात करते हैं सीडीएमओ बिज़नेस के लिए, तो उसके अंदर भी जो दूसरे फार्मा कंपनी जो इनसे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराती हैं, जो स्पेसिफिकली इंडिया वाली फैसिलिटी के अंदर लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे ठीक-ठाक यू कैन से ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर 13 प्रोडक्ट थे, अभी 16 हो गए हैं और पाइपलाइन के अंदर लास्ट 23 थे, अभी 22 हो गए। ठीक है, मतलब वो उसमें एज़ सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो इनका एक सेगमेंट है धंधे के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ कराने का, उसमें एज़ सच कोई दिक्कत यहाँ पे मतलब बिज़नेस ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से अभी तो दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑल्दो इस बिज़नेस पे क्या बड़ी रिस्क हो सकती है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हुई है कॉन कॉल उसके बाद में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इनके यू कैन से नंबर्स हैं क्वार्टर 4 के FY 26 के तो ऑलरेडी हमने डिस्कस वैसे कर ही लिए हैं, एज़ सच कुछ नया चीज़ नहीं है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन हमने लोगों ने इस कंपनी के बारे में कर लिया है। हाँ, इस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, वो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई पड़ा है FY 26 के अंदर। तो और साथ में इनका जो यू कैन से जो नेट कैश आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगभग यू कैन से 62 करोड़ रुपीस का कैश यहाँ पे इन लोगों ने जनरेट किया है, अच्छी बात है। उन लोगों ने यू कैन से FY 25 में जो आईपीओ से पैसा रेज़ किया था, उसको यहाँ पे सही यूटिलाइज़ किया अपने बिज़नेस को एक्सपांड कराने के लिए। तो काइंड ऑफ हमने सेनोरिस फार्मा के लिए ये काइंड ऑफ हमने बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हमने होल डिस्कशन किया। अब ये देखते हैं कि मैनेजमेंट की जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है, उसके अंदर मैनेजमेंट ने अपकमिंग ईयर्स के लिए अपना बिज़नेस को किस तरह से ग्रोथ करने की गाइडेंस दी है, उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस से। तो मैनेजमेंट ने बोला कि FY 27 के अंदर वी आर टारगेटिंग कि 30 से 40% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है। मेजरली अगेन इनका जो रेगुलेटेड मार्केट है, जहाँ से ये लोग यू कैन से बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज को यू कैन से B2B बिज़नेसेस को टारगेट करते हैं, उसके अंदर लोग ज्यादा ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। साथ में जो इनका इमर्जिंग मार्केट का जो बिज़नेस है, उसके अंदर यू कैन से लोअर काइंड ऑफ ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, लगभग 18 से 20% के आसपास में। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो अदर इनकम को इंक्लूड करके जो EBITDA मार्जिन की गाइडेंस है, लगभग यू कैन से 30% के आसपास की है। बट हम लोग नॉर्मली अदर इनकम को एक्सक्लूड करके EBITDA मार्जिन देखते हैं, तो उसका गाइडेंस इन लोगों का लगभग 28% के आसपास में है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका गाइडेंस है कि हमारा प्रॉफिट FY 27 के अंदर लगभग 50 से 60% से ग्रोथ करेगा। तो अब इनका प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए के आसपास में था, तो दे आर टारगेटिंग कि 180 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट वो लोग टारगेट कर रहे हैं FY 27 के लिए। इंटरेस्टिंग है। अब आगे अपन बढ़ते हैं और इनके जो बाकी के कॉन-कॉल के पॉइंट्स के बारे में। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। मेजरली इनका जो रेगुलेटेड मार्केट के अंदर जो इनका B2B डील बनती है, यू कैन से गवर्नमेंट बॉडीज से, डिस्पेंसरीज से, हॉस्पिटल से, वो वाला मेजॉरिटी पॉइंट एक है जो मेरे को आपको बताना था इस डिस्कशन के अंदर। बिकॉज़ आप यदि वाई एन वाई लेट्स से रेगुलेटेड मार्केट के अंदर 80-70% से ग्रोथ कर रहे हो, तो मतलब एक एक कंज्यूमर को टारगेट करके, मतलब एक-एक डॉक्टर को टारगेट करके वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप देखो ना, यदि ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज 80-90% से अपने यू कैन से डायरेक्टली कंज्यूमर बिजनेस को ग्रोथ करा सकती थी ना, कि भाई अलग-अलग डॉक्टर के पास में अलग-अलग एमआर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, वो मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट डायरेक्टली वो लोग यू कैन से बल्क में टारगेट करते हैं। एक हॉस्पिटल को टारगेट किया, हॉस्पिटल ने यहाँ पे एक रेगुलेशन निकाला सारे डॉक्टर्स को कि आज से आप इस डिजीज के लिए ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे। तो वो वाली डील से लोग विन कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई यूएसए के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर इनका जो नेटवर्क है, वो एक काइंड ऑफ मान सकते हैं कि कन्विंस करने में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। और इन लोगों ने रिसेंट में एक यू कैन से एक कंपनी एक्वायर करी थी एपीएनआर अपनार नाम से, क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर। तो उसका यू कैन से बिज़नेस यू कैन से लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का था और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट यू कैन से कुछ सालों के अंदर उसका रेवेन्यू वो लोग डबल करना चाहते हैं। पर ठीक है, कुछ बड़ा यू कैन से कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर यू कैन से 15-20% के आसपास का कंट्रीब्यूट करेगा, बट दे आर टारगेटिंग समथिंग डबल करने का नेक्स्ट 3 साल के अंदर उस रेवेन्यू को। इन लोगों का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये लोगों का कहना है कि जो स्ट्रेटजी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे रेगुलेटेड मार्केट वाले बिज़नेस के अंदर, दे आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट 4 से 5 साल के अंदर हमारा रेगुलेटेड मार्केट का बिज़नेस 200 से 300 करोड़ सॉरी 2000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। मतलब FY 26 का इनका बिज़नेस लगभग 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए के आसपास का। एंड ये लोग केवल रेगुलेटेड मार्केट से, जो इनका लगभग 65 से 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो लोग अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 4 से 5 साल के अंदर लगभग 2000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब अच्छी बात है, इनकी विजन तो अच्छे हैं। मतलब यदि इन लोगों ने डिलीवर किया, तो वी कैन एक्सपेक्ट ये कंपनी नेक्स्ट 3-4-5 साल के लिए मे बी 30-40% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ कर सकती है। बट अगेन मेजर रिस्क जो मैंने आपको बताया कि इनका जो डील होता है रेगुलेटेड मार्केट के अंदर एक्सपेंड करने का, वो डायरेक्टली B2B वाला मेथड यहाँ पे ज्यादा डील के थ्रू काम करते हैं, तभी ये लोग एक बेटर बड़ी डील यहाँ पे बना पाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो माय पॉइंट इज लाइक मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप B2B डील्स के थ्रू पेनिट्रेट कर रहे हो अलग-अलग जियोग्राफीज के अंदर, अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिखाई देता है, फर्स्ट, क्या पता जिन लोगों से आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी से टाई अप करके वो काम किया है, क्या पता वो सक्सेसफुल ना हो, कभी उनका कॉन्ट्रैक्ट आपका वापस चला जाए। मतलब वो वो काइंड ऑफ एक रिस्क यहाँ पे है ही है। सेकंड सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे ये है, आपको पता होगा इनकी जो यूएसए फैसिलिटीज है रेगुलेटर मार्केट वाली, उससे लगभग 65% 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड उसी को लोग आगे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का टारगेट कर रहे हैं।
यदि यूएसएफडीए से इनकी उस फैसिलिटी पे कुछ यहाँ पे क्वेरी आती है, रेड फ्लैग आते हैं, तो ये बिज़नेस धड़ाम से गिर सकता है। कैसे? अरे भाई 70% बिज़नेस आपका एक फैसिलिटी से आ रहा है जो यूएसए के अंदर है। मतलब यूएसए के अंदर आपकी फैसिलिटी जहाँ से मैन्युफैक्चर करते हो और वहाँ पे यू कैन से मेडिसिन्स बेचते हो आप। ऑल्दो इनको फ़ायदा है कि जो ट्रम्प वाले जो टैरिफ के टर्म्स होते हैं उनका सामना शायद नहीं करना पड़े बिकॉज़ ट्रम्प का क्या कहना था कि यूएसए के अंदर आप आके आप फैक्ट्री लगाओ और यहाँ से आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा उस बिज़नेस पे। तो अच्छी बात है, इनको मेबी वहाँ पे उतना टैरिफ नहीं देना पड़ रहा होगा। बट अगेन पॉइंट यदि इनकी यूएसए वाली फैसिलिटी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग आता है यूएसएफडीए से और यदि कुछ महीनों के लिए फैसिलिटी बंद कर दी जाती है, शट डाउन कर दी जाती है, तो इनके बिज़नेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और उस दिन में भी इनका स्टॉक में भी क्रैश हो सकता है। मतलब मे बी आई डोंट नो मैं कोई यहाँ पे स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा क्यों क्रैश होगा, किस तरह से क्रैश होगा। बट वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा इस बिज़नेस के लिए बिकॉज़ वो वाला बिज़नेस इसके टोटल रेवेन्यू का अराउंड 65% 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो वहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े मेजर रिस्क के बारे में बात करी है इस बिज़नेस के लिए। फर्स्ट जो इनकी बी2बी डील्स है, जो हॉस्पिटल के थ्रू पेनिट्रेट कर रहे हैं अपना मार्केट एक्सपेंशन करने को, यदि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो बने यदि वो डिसबर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वापस कैंसल हो गए, तो दिक्कत हो सकती है धंधे में। सेकंड यूएसएफडीए का इनकी यदि यूएसए वाली फैसिलिटी पे दिक्कत आई, तो वहाँ से बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने इस बिज़नेस को लेके 2 बड़ी रिस्क यहाँ पे कंसीडर करी आपके सामने डिस्कस करी है। ऑल्दो ये कंपनी में भी अगले 2-3-4 साल के लिए हो सकता है 30, 35, 40% से ग्रोथ कर दे। बट 2 बड़ी रिस्क मेजर रिस्क के साथ में यहाँ पे यू कैन से बिज़नेस यहाँ पे ऑपरेट करेगा। अगेन तो आप लोगों को सोचना है यदि आप लोग चाहते हो इस बिज़नेस को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखने का, तो यहाँ पे जो मे बी अच्छा हाई ग्रोथ बिज़नेस है, मना नहीं कर रहा मैं, 30, 35, 40% धंधा ग्रोथ करेगा मे बी। एफआई 27 की तो गाइडेंस है ही है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी एफआई 28 में, एफआई 29 में मे बी 30, 35, 40% से बिज़नेस ग्रोथ कर जाए। बट अगेन 2 बड़े मेजर रिस्क हैं जो मैंने आपको बताया इस बिज़नेस को लेके। मैं जिस मतलब आपको पता है सेनोरिस फार्मा की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट है कि 2 बड़े मेजर रिस्क के साथ ही आपको इसको यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट यू कैन से बना सकते हो। अब जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो कॉनकॉल का था मैंने डिस्कस कर लिया है। लेट मी सी आई थिंक मेजर रिस्क की मैंने बात कर ली है। एक बार अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना चाहें, तो मतलब मेरे को एक कॉनकॉल के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे सही नहीं लगा कि यार आपका रेवेन्यू ग्रोथ रेट से अराउंड 30 टू 40% के भी आसपास में होगा। आप बोल रहे हो आपका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 50 से 60% की होगी। गिवन द सिचुएशन के लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे EBITDA मार्जिन एक्सपैंड होंगे। मतलब इनका अदर इनकम को मिला के जो EBITDA मार्जिन की गाइडेंस है लगभग उनसे 30% के आसपास में 29 से टू बी प्रिसाइज 29% से 31% के आसपास में। यदि अदर इनकम को एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो इनका जो नॉर्मली EBITDA मार्जिन आता है जो हमें स्क्रीनर पे दिखाई देता है वो लगभग 27-28% के आसपास में रहेगा। तो ये लोग अपना EBITDA मार्जिन का गाइडेंस भी नहीं बढ़ा रहे हैं, बट इनका फिर यू कैन से प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 50 से 60% कैसे आएगी? रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लेट्स से 30 से 40% की हो रही हो। तो ये देखना पड़ेगा कि लाइक इनका जो ओवरऑल यू कैन से एफआई 26 का जो EBITDA मार्जिन था, वो लगभग 27% के आसपास में दिखाई दे रहा है बिकॉज़ शुरुआत के 1-2 क्वार्टर के अंदर जून वाले क्वार्टर के अंदर इनका जो EBITDA मार्जिन है यू कैन से लाइक 25% के आसपास में था। तो मे बी जून वाले क्वार्टर के अंदर इनका जैसे EBITDA मार्जिन 28% के आसपास में आएगा तो हो सकता है वहां से कुछ-कुछ प्रॉफिट ज्यादा यहाँ पे डिलीवर हो जाए। तो वाला फैक्टर अपन कंसीडर तो कर सकते हैं। बट अगेन मतलब वो देखना पड़ेगा। मेरे को वो चीज़ सेट हुई नहीं उतनी। पर ठीक है, यदि आपका जून वाले क्वार्टर के अंदर यदि EBITDA मार्जिन 28% आता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है मे बी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर देगा 5, 10, 15, 20, 15 करोड़ रुपए के आसपास में। बट ओवरऑल आपका 60% से प्रॉफिट ग्रोथ कर जाएगा 40% की सेल्स में, वो मेरे को थोड़ा डाउट वाला फैक्टर लगा। बट अगेन लेट्स सी मतलब किस तरह से एक्जीक्यूशन होता है। मेरे हिसाब से तो इनकी अदर इनकम बढ़नी चाहिए या फिर आपका इनका EBITDA मार्जिन एक्सपांड होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर हो गए तभी जाके इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यू कैन से 60% से आएगी गिवन द कंडीशन सेल्स की ग्रोथ रेट भी 40% के आसपास में हो रही हो। तो जी और ये हमने डिस्कस किया। अब एक बात देखते हैं यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी और डील के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करें, तो इस कंपनी का आप देखो ना करंट मार्केट कैप है लगभग 5200 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का जो करंट प्रॉफिट है 120 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी टारगेट कर रही है एफआई 27 के अंदर 50 से 60% की प्रॉफिट ग्रोथ रेट। मतलब एफआई 27 के अंदर इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? समथिंग समथिंग 180 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? लगभग 50 टू 100 करोड़ रुपीस के आसपास में। तो कंपनी का यदि फॉरवर्ड पी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें एफआई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग तो कितना निकल के आएगा? यदि मैं 5200 करोड़ में लगभग 180 करोड़ का डिवाइड करता हूँ तो समथिंग समथिंग आपका फॉरवर्ड लाइक पी निकल के आएगा समथिंग समथिंग 28 के आसपास में, लगभग वही 25 से 30 की रेंज। मतलब टू बी प्रिसाइज 28-29 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ सकता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है एफआई 27 के लिए? लगभग 30 से 40% के बीच में। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कितना बन के आएगा? तो उसके बेसिस पे यदि हम लोग इसका फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर यदि बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करें तो फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा। तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो क्या फॉरवर्ड पी रेशियो क्या बनेगा? समथिंग समथिंग यदि 30% धंधे की ग्रोथ है तो 1 का बनेगा। 40% की बिजनेस ग्रोथ रेट तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो यू कैन से 0.8 के आसपास का बनेगा। तो मोटा-मोटी सनराइज फार्मा यू कैन से एक ऐसा बिजनेस है जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से बिलोंग करता है। मेजरली यू कैन से ब्रांडेड जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस प्लस सीडीएमओ वाला बिजनेस उसके अंदर यू कैन से ये बिजनेस फॉल करता है। एंड साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब सॉरी इनका जो यूएस वाली जो फैसिलिटी है यू कैन से रेगुलेटेड मार्केट वाली, वहां से मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूट होता है और वाला बिजनेस इनका अच्छा खासा रेट से ग्रोथ भी कर रहा है। बिकॉज अगेन ये लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के थ्रू पेनिट्रेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को यूएसए के अंदर। तो वाला फैक्टर आपको देखना पड़ेगा।
तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका ओवरऑल पूरे रेवेन्यू का, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल अराउंड अराउंड 90% का बिज़नेस एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है, नॉन इंडिया वाले सेगमेंट से आता है और अराउंड 10% का बिज़नेस इंडिया वाले सेगमेंट से आता है। वो कंपनी है जो मे बी एफआई 27 के अंदर अराउंड 30 से 40% से रेवेन्यू ग्रोथ करे और उस कंपनी का स्टॉक यू कैन से अराउंड अराउंड 0.8 0.9 ए के आसपास के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को यू कैन से वैल्यूएशन ठीक-ठाक लग रहा है बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है 0.8 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो तो मेरे को वैल्यूएशन में ऐसा यहाँ पे दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। बट अगेन जो मैंने आपको मेजर रिस्क बताया है, फर्स्ट यूएस एफडीए की तरफ से यदि कोई रेड फ्लैग आ गया इनकी यूएस वाली फैसिलिटी पे, तो बड़ी दिक्कत आएगी। सेकंड इज़ लाइक इनका जो पेनिट्रेशन करने का टारगेट है यूएस रेगुलेटरी मार्केट के अंदर वो बी2बी वाले सेगमेंट के थ्रू है, हॉस्पिटल बिज़नेस के थ्रू है। तो वो जहाँ पे लोग मेजर ग्रोथ दिखा पा रहे हैं 70-80% के आसपास में, यदि उसके अंदर लेट्स से इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होते हैं, इनका नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो आप एक एग्जीक्यूशनल रिस्क यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। तो इन समरी ये मैंने एक सेनोरिस फार्मा को लेके एक मेरा पर्सपेक्टिव देने की आपको कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस, राइट? बस मेरा केवल इतना ही टारगेट होता है, इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, समझा दूँ, आप लोग भी सीख जाओ अच्छे से और एज़ ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।